मित्रों, जैसा कि हम सबों को मालूम है कि हमारे देश में प्रजातंत्र को संविधान के द्वारा अपनाया गया है और आज़ादी के पूर्व ही जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया तो उसी की अनुशंसा के अनुरूप हमारे यहाँ संविधान सभा का निर्माण किया गया और आज़ादी के भी बाद कुछ वर्षों तक संविधान निर्माण का काम हमारे यहाँ चलता रहा और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। उसमें प्रजातंत्र व्यवस्था को पूरी तरह से अपनाया गया। हालांकि उस समय जो हमारी स्थिति थी, हमारे लोगों की सोच थी और जिस तरह से हमारे समाज में जातीय, धार्मिक, क्षेत्रवाद सभी समस्याएं थी, तो प्रजातंत्र को सफल बनाना न केवल नेताओं के लिए बल्कि भारतीय समाज के लिए भी एक चुनौती थी। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक हमने इसका अनुभव किया है और 70 वर्षों से अधिक समय से हम एक सफल प्रजातांत्रिक देश के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आए हैं। 1947 में जो हमारी स्थिति थी, जो हमारे प्रजातंत्र की स्थिति थी, उसमें और आज के प्रजातंत्र में काफ़ी बदलाव आया है और कई ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आज के प्रजातंत्र के लिए निर्णायक साबित हो रहे हैं। इन तत्वों में सबसे पहला स्थान डिजिटल राजनीति का है, जिसका आज काफ़ी बोलबाला हो गया है। जनता भी और उम्मीदवार भी अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वह फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से अपनी बातों को बड़ी आसानी से जनता तक और जनता अपनी बात नेताओं तक पहुंचा पा रही है। इसमें जो मुख्य रूप से दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर शामिल हुआ है, वह है युवाओं की भूमिका। आज हमारा देश सबसे अधिक युवाओं का देश हो गया है और नए नए युवा लाखों करोड़ों की संख्या में हर साल, हर वर्ष, हर चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहे हैं। लेकिन आज युवा शक्ति हमारे राष्ट्र शक्ति के रूप में उभरा है। उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उसके अनुरूप वे अपनी सरकार का चुनाव आसानी से कर पाते हैं और अधिकतम लाभ सरकारी योजनाओं का ले पाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर
हमारे प्रजातंत्र में हाल के वर्षों में जुड़ा है, वह है महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि। एक समय था जब महिलाएं वोट डालने से पहले अपने परिवार से, पति से, पिता से पूछकर घर से जाती थी किनको वोट देना है। यह समय काफ़ी दिनों तक रहा, लेकिन इधर कुछ वर्षों से महिलाओं में जागरूकता, शिक्षा के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और देश में सफल सरकार का संचालन हो सके, इसके लिए जागरूकता में काफ़ी सुधार आया है। और आज महिलाएं बढ़ चढ़कर, बल्कि यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पुरुषों से अधिक रुचि वे राजनीति में लेने लगी हैं। और इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका निर्णायक हो गई है। सुबह जैसे ही मतदान का दिन आता है तो लंबी कतार में खड़ी महिलाएं अपने पहचान पत्र के साथ उसे प्रदर्शित करती हुई यह साबित करती हैं कि भारतीय प्रजातंत्र में उनका कितना विश्वास है और वे भारतीय प्रजातंत्र की रीढ़ के रूप में प्रदर्शित हो रही हैं। यह उनके अधिकारों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए एक अच्छी बात है और इसे हम एक भारतीय प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत मान सकते हैं। चौथा जो इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर काम करने लगा है वह है क्षेत्रीय दलों की भूमिका। ऐसे क्षेत्रीय दल भले ही प्रारंभिक वर्षों में नहीं रहे हों, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ, दक्षिण के राज्यों में भी और उत्तर पूर्व के राज्यों में भी, और धीरे धीरे कई राज्यों में क्षेत्रीय दल एक राजनीतिक दल के रूप में उभरे हैं। जनता की सहानुभूति इन्हें प्राप्त है और सरकारें भी बनाने लगी हैं। ऐसी स्थिति में न केवल ये राज्य में सरकारें बना रही है, बल्कि केंद्रीय राजनीति में भी गठबंधन की सरकार होने से इनकी भूमिका अहम और निर्णायक होने लगी है। हालांकि ये सभी क्षेत्रीय दल किसी न किसी जाति या जाति समूह विशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन इनके बीच जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है उसके अनुसार ये गठबंधन में भागीदार होती हैं और जहाँ तक हो सकता है अपने समुदाय के लिए या सभी जनता के लिए हित साधने का काम करती है। इसमें छठा नया तत्व तो यह जुड़ा है कि पहले की तुलना में अब आम जनता विकास के मामले में और गवर्नेंस के मामले में अधिक जागरूक हो गई है। पहले हम आँख मूंद कर अपने प्रतिनिधियों पर, नेताओं पर विश्वास करते थे, लेकिन अब हमारी वह धारणा धीरे धीरे विलोपित हो गई है और आज हम
यह देखते हैं कि कौन उम्मीदवार हमारे लिए कौन काम कर सकता है या करा सकता है, और हमारी जो समस्याएं हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, चाहे वह शिक्षा संबंधी हो, परिवहन संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, उनका समाधान करने में जो उम्मीदवार सफल हो सकता है जनता की नज़रों में, वैसे उम्मीदवारों के चयन की परंपरा हाल के वर्षों में शुरू हुई है, जो प्रजातंत्र के लिए एक अच्छी बात है। और ऐसा होने से आने वाले समय में हमारा प्रजातंत्र और मजबूत होगा। जहाँ तक अगले फैक्टर्स की बात है, तो उसमें हम यह देखते हैं कि राजनीतिक दलों के द्वारा जो रणनीति अपनाई जाती है चुनाव जीतने के लिए, उसमें भी काफ़ी अंतर आया है, क्योंकि जनता का विश्वास नेताओं पर धीरे धीरे कम हुआ है। इसलिए नेता जनता के साथ तरह तरह के लुभावने वादे करके, प्रलोभन देकर या अन्य तरीके भी अपनाकर अपना वोट लेते हैं, और जिसका परिणाम यह होता है कि बाद में वहाँ की जनता को फिर अफसोस होता है कि हमने एक ऐसे उम्मीदवार का चयन किया जो पूरी तरह से हमारे लिए सक्षम नहीं हो पाया है। इसलिए रणनीति के मामले में, चाहे वह क्षेत्रीय दलों के द्वारा हो या राष्ट्रीय दलों के द्वारा हो, जीतने के लिए तरह तरह की राजनीति और जो भी डाटा अवेलेबल है, उनका विश्लेषण राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, और तभी उनका हम चुनाव करते हैं। इसलिए पहले की तुलना में रणनीति की महत्ता अब अधिक हो गई है, और इस संबंध में अंतिम नया फैक्टर यह है कि न्यायपालिका और नागरिक समाज, जो सिविल सोसाइटीज़ है, उसका प्रभाव हमारे प्रजातंत्र पर पहले की तुलना में काफ़ी हो गया है। जहाँ कहीं भी अधिकारों का या अपने क्षेत्राधिकारों का अतिक्रमण होता है, वहाँ न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करती है, और समय समय पर जो नागरिक समाज है, जो सिविल सोसाइटी है, वह भी राजनीतिक दलों को, नेताओं को या पॉलिसी मेकर्स को यह याद दिलाने का काम करती है कि जनता के हित में क्या उचित है या क्या अनुचित है। इस तरह से मित्रों, पहले की तुलना में हमारे प्रजातंत्र में कई ऐसे नए फैक्टर्स हैं जो अब काम करने लगे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी कुछ फैक्टर जुड़ेंगे, और इसका परिणाम यह होगा कि हमारा प्रजातंत्र दिनों दिन मजबूत होगा, ऐसी आशा है। धन्यवाद।